हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है क्लास हमने आपको पीछे समझाया था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। आज हम आपको समझा रहे हैं दूसरे लेसन में ही पौधों के जो जनन की क्रिया हो रही है या पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन है उसको हम आपको समझा रहे हैं। इसी के तहत आज जो है परागण तो इसमें हम आपको समझा रहे थे। आज हम आपको समझाएंगे परागण किसे या पॉलिनेशन किसे कहा जाता है। अब ध्यान से सुन लीजिए, पॉलिनेशन क्या होता है। आप जानते हैं कि पुष्प का जो नर भाग होता है वह पुंकेसर कहलाता है और पुष्प का जो मादा भाग होता है वह स्त्री केसर कहलाता है। या हमने आपको शुरू में बताया था कि पुष्प का जो है नर जो भाग होता है वह पुंकेसर कहलाता है और पुष्प का जो मादा भाग होता है वह स्त्री केसर कहलाता है। यह अब परागण की क्रिया में क्या होता है कि जो पुंकेसर होता है उससे परागकण का निर्माण होता है और जो स्त्री केसर होता है उससे अंडाशय का निर्माण होता है। तो पराग कोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो क्रिया होती है वह परागण है। कहने का हमारा तात्पर्य होता है, आप जानते हैं जब आपको बताया था पुष्प का जो नर भाग होता है, पुष्प का जो नर भाग होता है उसे क्या करते हैं, पुंकेसर करते हैं, पुंकेसर करते हैं। और पुष्प का जो होता है जो मादा भाग होता है उसे हम क्या करते हैं, स्त्री केसर करते हैं। यही है, के मादा भाग को स्त्री केसर कहा जाता है और पुष्प के नर भाग को जो होते हैं पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के अंदर जो होता है, जो पुंकेसर होता है कि उसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, परागकण पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, परागकण। और इसके अंदर स्त्री केसर के अंदर क्या होता है, अंडाशय पाए जाते हैं। यह अब इसकी परिभाषा परागण होती है पराग कोश से। हमने आप थोड़ा सा पीछे दिमाग जाइए, ये बताया था पुंकेसर के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। हमारे पुंकेसर है, ये जो है फिगर हम बना दे रहे हैं, आप उसके माध्यम से समझ लीजिए। ये मान लीजिए जब हमने बताया था ये क्या होता है, ये जो होते हैं परागकोश कहलाते हैं, ये परागकोश होता है। और ये होता है फिलामेंट करते हैं या पुंतंत्र करते हैं, पुंतंत्र। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है वो यूनिट कहलाता है। ठीक, तो पुंकेसर के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए और मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, परागकोश और फिलामेंट या पुंतंत्र कहलाता है। तो उसी परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। उसी तरह जो मादा भाग होता है जिसको हम स्त्री केसर करते हैं, इसके अंदर अंडाशय होता है और इसकी जो इकाई होती है मादा भाग की होती है वो अंडक कहलाता है। और अंडक का फिगर हमने बनाया था, ऐसे होता है, बताया था आपको, देख लीजिए ऐसे एक फिगर बना था, वहाँ पे उसको समझाया था हमने बना करके, जो है फिगर बना था इस तरह, ये फिगर था इस तरह। ठीक, अब देखिए ये ऊपर का जो भाग होता है वह वर्तिकाल होता है, वर्तिकाल। ऊपर का जो भाग होता है वह वर्तिकाल कहलाता है और ये होता है वर्तिकाल कहलाता है। ये सब पीछे बताया गया। ये आधार जो खुला हुआ भाग होता है उसको हम अंडाशय कहते हैं और इसके अंदर जो एक संरचना पाई जाती है, ऐसी होता है, एक संरचना होती है जो उसको हम बीजाणु कहते हैं। ये भाग होता है वह क्या कहता है, बीजाणु कहलाता है या इसी को हम ओवुल्स कहते हैं। ये ओवुल्स होता है, ये ओवरी होती है और ये होता है स्टाइल होता है और ये होता है स्टिग्मा होता है। ये अब देखिए इसमें जो है परागण की जो परिभाषा होती है वो होती क्या है
कि परागकोश से, ये परागकोश है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाल तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह परागण कहलाती है। समझाया? मतलब परागण से अगर परिभाषा कोई पूछता आपसे तो आप बताएंगे कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाल तक पहुंचने की क्रिया को वर्तिकाल तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, ये मतलब उसकी परिभाषा हो गई कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाल तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह परागण कहलाती है। या आप फिगर से समझ लें, ये परागकोश होता है, इससे परागकण का निर्माण होता है, ये परागकण का उल्टे वर्तिकाल के ऊपर आ जाते हैं। और वर्तिकाल जो होता है वह एक म्यूसिलेजिनस पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, और उसी चिपचिपे पदार्थ पर जब परागकण आते हैं तो इनका अंकुरण हो जाता है, और परागकण जब अंकुरित होते हैं परागनलिका का निर्माण होता है, और उसी परागनलिका के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। वह थोड़ा सा आगे है, पहले यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको समझा गया कि पुष्प का जो नर भाग होता है वह पुंकेसर कहलाता है, और पुंकेसर के अंदर जो होते हैं पुष्प के जो होते हैं परागकण पाए जाते हैं। और दूसरा जो होता है पुष्प का जो मादा भाग होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं, और इसमें जो होता है अंडाशय होता है। मतलब मादा भाग को या मादा जननांग को हम अंडाशय कहते हैं। अब परागकोश से परागकणों का वर्तिकाल तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह परागण कहलाती है, और इस तरह परागण की परिभाषा हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसमें कहा जाएगा कि परागण होता क्या है, परागण के प्रकार। अब अगली है होगी परागण के प्रकार। परागण के प्रकार या टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण के प्रकार, ये दूसरी हेडिंग होगी। ठीक है, अब परागण जो होता है वह दो प्रकार का, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। एक होता है, क्या होता है परागण, क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक इसमें आ जाता है स्वपरागण, और दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। ये दो प्रकार के हुए। स्व का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें हम पहले क्या जानते हैं, स्वपरागण। ये नाम से स्पष्ट है स्वपरागण का मतलब होता क्या है, पहले समझ लीजिए कि स्वपरागण किसे कहते हैं। देखिए स्वपरागण में जो होता है कि इसमें जो होता है कि जो परागकण होते हैं, मतलब जो परागकण होता है स्वपरागण में जो होता है, जो एक पुष्प होता है, वो एक पुष्प के परागकण जो होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाल पर जब पहुंचते हैं, मतलब स्वपरागण की क्रिया में एक पुष्प का परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाल पर जो है पहुंचता है तो उसे स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें जो होता है जो परागकण होता है वह उसी पौधे की, मतलब जात वही होगी, पौधा वही होगा, पुष्प वही होगा, उसी पुष्प के ऊपर जो है उसके वर्तिकाल के ऊपर जब परागकण पहुंच जाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, जब स्वपरागण की क्रिया होती है तो इसमें जो होता है स्वपरागण में जो होता है वह जो होता है परागकणों के ऊपर इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब माध्यम का मतलब होता है कि इसमें जो होता है कि किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती।
तो इसमें किसी के ऊपर निर्भरता नहीं होती है, और निर्भरता न होने के कारण होता है कि परागण की क्रिया आसानी से क्या होती है, हो जाती है। यह अब देख लेंगे। इसमें कहने का मतलब केवल ये सीधा सा मतलब आप समझिएगा कि स्वपरागण में जो होता है, एक पुष्प का परागकण उसी जाति के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो उसे हम स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। जैसे मटर का पौधा होता है, तो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। तो मटर के पौधों में जो होता है वह स्वपरागण की क्रिया होती है, और स्वपरागण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जो होते हैं वायु है, कीट है, या जल है, या इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बिना माध्यम के ही जो होता है इसमें परागण की क्रिया होती है। अब स्वपरागण भी होते हैं, वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मतलब जो होता है स्वपरागण होता है, इसमें पहला जो आपका आता है कि वह जो होते हैं स्वपरागण की क्रिया होती है। तो स्वपरागण जो होता है वह दो प्रकार का होता है। ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है ऑटोगैमी या स्वयुग्मन। एक होता है ऑटोगैमी, जिसको हम स्वयुग्मन कहते हैं, और दूसरा होता है, इसमें जो दूसरा आता है वो सजात पुष्पी परागण, डिटेनोगैमी। दूसरा आता है डिटेनोगैमी, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। ये दो प्रकार के परागण होते हैं। एक होता है स्वयुग्मक होता है, दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण कहलाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है। अब स्वयुग्मक का मतलब होता है ऑटोगैमी, गैमी यानी का गैमी, ऑटो मीन्स होता है स्वयं। ये और ये देखिए क्या होता है, जो ऑटोगैमी होती है, स्वयुग्मक होता है, ये अधिकांशतः जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्पों में होता है ये ऑटोगैमी पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो होता है वो अवस्था होती है जिसमें एक जो होता है द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उनमें परागण होता है। तो द्विलिंगी पुष्पों में परागण की क्रिया जो है वो स्वयुग्मक के द्वारा होती है, और इसमें जो होता है कि एक पुष्प का परागकण जो होता है उसी पुष्प के या उसी जो होते हैं पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुँचते हैं तो वह स्वयुग्मन की क्रिया कहलाती है, या बोलते हैं ऑटोगैमी कहलाती है। सीधा सा मतलब ऑटो मीन्स होता है स्वयं, सेल्फ। तो इसमें जो होता है अधिकांशतः जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उन द्विलिंगी पौधों के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में नर और मादा जो होते हैं जननांग एक ही पौधे के पाए जाते हैं। जब नर और मादा जननांग एक ही पौधे के पाया जाता है तो नर पौधे का परागकण जो होता है उसी पौधे के वर्तिकाग्र में क्या करता है, पहुंच जाता है, और जिससे जो होता है परागण की क्रिया हो जाती है। और इस प्रकार का जो परागण होता है उसको स्वयुग्मक कहते हैं। और स्वयुग्मक जो होता है वह कई प्रकार का होता है। ये होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है होमोगैमी, या इसको कहते हैं समकाल पक्वता। देखिए इसका मतलब नाम से समकाल का मतलब समान, मतलब इसमें नर और मादा जो जननांग होता है, जिसमें हम कहें कि जो पुष्प का परागकोश होता है तथा वर्तिकाग्र होता है, ये दोनों एक ही समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। नाम से समकाल पक्वता, समकाल मतलब समान, अवधि, पक्वता मतलब मैच्योर होना, परिपक्व होना। तो इसमें जो नर और मादा जो जननांग होते हैं, जिसको हम परागकण और वर्तिकाग्र होता है, वह दोनों एक ही समय पर होते हैं, एक ही साथ क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। जब एक ही साथ परिपक्व होते हैं तो उसे हम समकाल पक्वता कहते हैं। और यह जो होता है सदाबहार जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, या गुलाबास का जो पौधा होता है उसमें पाया जाता है। तो सदाबहार पौधों में या गुलाबास के पौधों में ये पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है सदाबहार या गुलाबास।
उन दो पौधों में होता है होमोगैमी क्या होती है, पाई जाती है। इसके बाद दूसरा आता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्लिस्टोगैमी होता है, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी जो होता है इसका मतलब होता है कि इसके अंतर्गत आने वाले जो पुष्प होते हैं वह बंद रहते हैं, कभी खिलते नहीं। जब कभी खिलते नहीं है इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उसको हम क्लाइस्टोगैमी कहते हैं। जैसे मूंगफली का पौधा होता है, मूंगफली के पौधों में जो पुष्प जो होते हैं वो कभी खिलते नहीं हैं, वह बंद रहते हैं। तो केवल आप इसको बताएंगे कि इस प्रकार के जो होते हैं, इस प्रकार के पुष्प जो होते हैं वो कभी खिलते नहीं है। अतः इसमें केवल स्वपरागण की क्रिया ही क्या होती है, संपन्न होती है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वह मूंगफली होता है, कनकौवा होता है, ये एग्जाम्पल मूंगफली। ये पूछा जाता है, एग्जाम में आता है क्लिस्टोगैमी किसे कहते हैं, ये उसका एग्जाम्पल होगा मूंगफली और क्लाइस्टोगैमी। इसके बाद अगला आता है कलिका परागण, बड पॉलिनेशन। दूसरा आता है बड पॉलिनेशन या कलिका परागण। ये कलिका परागण में होता है, इस प्रकार के पुष्पों में जो परागण की क्रिया होती है वह पुष्प के खिलने से पहले अर्थात जब पुष्प कली अवस्था में होता है तभी उनमें परागण की क्रिया क्या होती हो जाती है। जैसे धान है, मटर है, एग्जाम्पल इसका होता है धान, मटर, यह आदि होता है। समझा गया? कहने का मतलब देखिए हो गया, फिर से एक बात दोहरा दे रहे हैं हम आपको। देखिए एक बात समराइज करें, ध्यान सुनिए। पहली चीज होती है परागण। तो हमने बताया था कि पुष्प का जो नर भाग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं, और उससे जो होता है जो है नर जगनांग का निर्माण होता है जिसको परागकण कहते हैं। उसी तरह मादा जो भाग होता है पुष्प का उसको स्त्री केसर कहते हैं, और उसके मादा जगनांग को अंडाशय कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे शुरू में आपको बताया था कि जो पुंकेसर होते हैं, मतलब जो पुष्प का जो तीसरा भाग होता है जिसको पुबम कहते हैं, उसकी इकाई पुंकेसर होती है। और पुंकेसर के जो तीन भाग होते हैं, परागकोश, योज और उल्टन। परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है जिसको नर युग्मक कहते हैं। उसी तरह मादा जो होते हैं अंडाशय होता है, तो जो हमने बताया था जायान होता है, जो पुष्प का जो चौथा भाग होता है उसको हम जायान कहते हैं। और जायान की इकाई स्त्री केसर कहलाती है या अंडप कहलाती है। और प्रत्येक अंडप में जो है तीन भाग होते हैं, वर्तिका, अंडाशय, ठीक, ये तीन भाग हो जाते हैं। और इस तीन भाग जो होते हैं वह कहलाते हैं। अब इसी से जो अंडाशय होता है वह मादा जगनांग कहलाता है। तो परिभाषा परागण की होती है कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सुना गया? मतलब जो परागकोश होता है उस परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह परागण कहलाती है, जैसा इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाया था। इसके बाद परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण जो होता है ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मतलब स्वपरागण हमने आपको बताया था कि इसमें जो होते हैं एक पुष्प के परागकण जो होते हैं उसी जाति के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुँचते हैं तो स्वपरागण की क्रिया होती है। मतलब एक पुष्प का परागकण जब उसी जाति के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुँचते हैं तब उसे स्वपरागण की क्रिया करते हैं। और स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है, और उसमें परागण की क्रिया हो जाती है। मतलब उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और इसका जो होता है ये स्वपरागण की क्रिया जो कि अधिकांशतः जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है, जिसमें नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। सुना गया? अब इसके बाद होता है स्वपरागण होता है वह दो प्रकार का होता है, ऑटोगैमी और गैमी। ऑटोगैमी का होता है स्व की युग्मक और सजात पुष्टि परागण।
ये आटोगैमिक होता है, स्वक युग्मक जो होता है, स्वक मन होता है स्वयं। इसमें एक पुष्प का परागकण जो होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वह स्वक युग्मक कहलाता है, या हम कहें आटोगैमिक कहलाता है। और आटोगैमिक होता है वह 3 प्रकार का होता है, समकाल पक्वता, क्लाइस्टोगैमिक और कलिका परागकण। देखिए समकाल पक्वता का मतलब होता है इसमें नर और मादा जन्नांग एक ही समय पर साथ साथ परिपक्व हो जाते हैं। जब नर और मादा जन्नांग दोनों साथ साथ एक ही साथ परिपक्व जब होते हैं तो वह होता है समकाल पक्वता कहलाता है। जैसे होता है परागकण और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ जब मैच्योर होते हैं, एक साथ जब परिपक्व होते हैं तो वह समकाल पक्वता कहलाता है। दूसरा आता है क्लाइस्टोगैमिक होता है। क्लाइस्टोगैमिक वे पुष्प कहलाते हैं जो कभी खिलते ही नहीं, हमेशा वो पुष्प क्या होते बंद रहते हैं और बंद अवस्था में ही उनमें परागण की क्रिया हो जाती है। जैसे मूंगफली है, कनकौवा है, ये होता है क्लाइस्टोगैमिक कहलाता है। इसके बाद आता है कलिका मतलब बड पॉलिनेशन या जो है कलिका परागण। तो कलिका परागण का मतलब होता है कि इसमें जो होता है पुष्प जो होता है खिलने से पहले ही जब कली अवस्था में रहता है, यह कलिका अवस्था में रहता है, तभी परागण की क्रिया हो जाती है। जैसे धान है, मटर है, जो है गेहूँ वगैरह होता है, मक्का वगैरह होता है, उनमें परागण की क्रिया क्या होती है कलिका के माध्यम से होती है। तो ये मतलब होता है कलिका परागण की क्रिया कहलाती है। इसके बाद आता है कैरोगैमिक सजात पुष्पी परागण। ये सजात पुष्पी परागण जो होता है वह होता है पर परागण के समान व्यवहार करता है, लेकिन पर परागण नहीं होता है, उनमें पर परागण की क्रिया नहीं होती है, लेकिन वह होता है इसके समान वह व्यवहार करता है। तो पर परागण जो होता है जो है इसमें जो होता है जो आता है सजात पुष्पी जो परागण की क्रिया होती है। अब इसमें होता है एक पुष्प का परागकण जो होता है उसी जात के दूसरे पुष्प के, मतलब अब ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा व्यवहार जो होता है पर परागण के समान करता है, लेकिन पर परागण की क्रिया जो होती है स्वपरागण की क्रिया ही इसमें पाई जाती है। इसमें एक पुष्प का परागकण जो होता है वह उसी जात के दूसरे पुष्प के, ये संकेत यहाँ चेंज हो गया, उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुँचता है तो वह होता है सजात पुष्पी परागण की क्रिया कहलाती है। यह कहने का मतलब है इसमें एक पुष्प का परागकण जो होता है वह उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुँचता है तो वह सजात पुष्पी परागण की क्रिया कहलाती है। और यह सजात पुष्पी परागण होता है वह मक्का में पाया जाता है, मक्के में होता है सजात पुष्पी परागण की क्रिया। यह और यह एक होता है यह मतलब स्वपरागण की होती एक विशेष अवस्था है, ये जो विशेष अवस्था होती है वह सजात पुष्पी परागण की क्रिया है। इसके बाद आता है इसके अंदर पर परागण की क्रिया। तो पर मन होता है दूसरे, ठीक है, और इसके बाद होता है परागण होता है। तो हम अभी पर परागण को न जाकर के अब जहाँ स्वपरागण की समाप्त हो गया, अब स्वपरागण के क्या लाभ होते हैं उसकी क्या हानि है। तो पहले हम लाभ पे आ जाते हैं कि पुष्पों में जो स्वपरागण की क्रिया होती है एक आसान होती है और एक निश्चित होता है, मतलब समय में यह प्रक्रिया क्या होती है पूरी हो जाती है। दूसरा होता है कि स्वपरागण की क्रिया में किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है, मतलब इसमें हम लोग क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और स्वपरागण जो पुष्प होते हैं वह शुद्ध नस्ल के होते हैं, मतलब अच्छी जो नस्ल होती है वो होती है, और नस्ल वाले जो होते हैं पौधे होते हैं और समान युग्मक वाले पौधे होते हैं। इसके बाद स्वपरागण की जब क्रिया होती है इसके अंदर जो परागण होता है इसमें जो कम जो परागकणों की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं। यह तो कहने का मतलब जो एक ही चीज़ समझिएगा कि स्वपरागण से लाभ यही होता है कि स्वपरागण की क्रिया में पहली चीज़ होता है कि इसमें हमको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, मतलब पुष्प जो होते हैं आपस में स्वपरागण की क्रिया कर लेते हैं, किसी के ऊपर इसकी निर्भरता नहीं होती है। दूसरा होता है कि इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के ही स्वपरागण की क्रिया होती है। तीसरा होता है कि इसमें जो होते शुद्ध नस्ल के जो होते हैं पौधे प्राप्त होते हैं, ये और अच्छी नस्ल के जो होते हैं पौधे प्राप्त होते हैं और समान युग्मक होते हैं, मतलब सब युग्मकी संतति का निर्माण होता है, उसके समान आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते मिलते हैं। इसके बाद होता है इससे हानियाँ क्या होती है, तो हानियों में आएंगे कि इससे जो होता है बीज होता है जो प्राप्त होता है वह उत्तम श्रेणी का नहीं होता है।
बीज जो प्राप्त होते हैं, मतलब जो स्वपरागण की क्रिया होती है, तो स्वपरागण के द्वारा जो बीज प्राप्त होते हैं वह उत्तम श्रेणी के नहीं होते। दूसरा इसके अंदर होता है हानि ये होती है कि स्वपरागण होता है में कोई विभिन्नताएं नहीं दिखाई देती है, वह मात्र पौधे के समान दिखाई देता है, मतलब आइडेंटिकल्स होते हैं, उसके क्लोन होते हैं, हम शकल होते हैं, उनमें कोई वेरिएशन कोई विभिन्नताएं दिखाई नहीं देती। अगर स्वपरागित जो पुष्प होता है, अगर उसके अंदर कोई बीमारियां होती हैं, रोगग्रस्त होता है, तो रोगग्रस्त पौधा जो होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, वंशागत होता चला जाता है, जिससे फसलों की पैदावार क्या होती है, कम हो जाती है। ये उसकी हानियाँ होती हैं। अब इसके बाद स्वपरागण को अगले दिन हम दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।